व्यू नहीं रहा है, सबका साथ लेके चल रहे हैं। और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं इतने ज़्यादा हैं, जो कि हमने कोविड के टाइम में देख लिया है कि हमने कई देशों को सपोर्ट किया। अभी हमारे पास जैसे फूड की सिक्योरिटी है, इस काफी बड़ा डिस्कस हो रहा है कि इस फूड में इंडिया इज कैपेबल है कि हम सबको दे सकते हैं। एक पॉइंट में आपके पास आ रहा हूं जो पिछले बार क्वेश्चन किया था, एथेनॉल से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, एक ही परेशानी थी, इंडिया की दो परेशानियां थी बेसिकली। कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी जो हम अमेरिका से लेने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि मिल जाएगी। सेकंड था कि हम पूरे सेल्फ सफिशिएंट अपने एनर्जी सिक्योरिटी के माध्यम से नहीं है, हमारे एक बहुत ज्यादा पैसा इसकी तरफ जाता है। तो इसमें निर्भरता लाने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है, सोलर इफेक्ट, इसकी पॉइंट उन्होंने एक बुलाया था, जो सोलर की एक मेन मैनेजमेंट कमेटी है, वो इनवाइटेड फॉर G20, ताकि इस देश में हम आगे बढ़ सके। ठीक है, इथेनॉल का है, इथेनॉल का स्कोप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे इथेनॉल मिक्स करने लगेंगे, जैसे अभी 20% अगर 50% तक पहुंचेंगे तो पेट्रोल की खपत अपने आप कम हो जाएगी। हमारे पास पेट्रोल भले ही कीमत होगा, लेकिन मिक्स जो इथेनॉल से होगा उसकी कीमत काफ़ी कम आएगी, इसका फायदा आएगा। इसका हम देख चुके हैं, एक गाड़ी एक व्हीकल जो अभी गडकरी जी ने इनॉग्रेट की थी, जो कि इथेनॉल चलेगी। इथेनॉल का स्रोत हमारा खाली शुगर केन से नहीं है, मिलेट से है और कई तरह के घासें हैं। जिस तरीके से हमारे पास मोटा अनाज, और इस बार जो डिनर में मेहमानों को परोसा जाएगा जो खाना, उसमें मिलेट से बने हुए कई सारे व्यंजन इसमें शामिल है। मैं जेके परियार सर आपके पास आ रहा हूं। कल हमने बातचीत की थी कि जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात में क्या जो डिफेंस डील हुई थी पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर, उससे क्या आपको लग रहा है बातचीत आगे बढ़ी, कितनी बढ़ी? देखिए, बातचीत काफ़ी आगे बढ़ी है, क्योंकि अभी इसका एक प्रोसेस होता है कि अमेरिका में वहाँ की सेनेट की, इसकी संसद की मंजूरी इसमें जरूरी होती है। और हमारे यहाँ पर हमारा तरफ से जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल थी उसने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है। तो अब हम उस फाइनल स्टेज में चले गए हैं। अब जो डील जो है अब इसके बाद आगे साइन होगी, और इसके बहुत, जैसा मैंने कल भी बताया था कि ये इसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जैसा अभी माननीय हमारे पैनलिस्ट ने ही बोला कि हमें टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका की जरूरत होती, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो फाइटर प्लेन के इंजन्स के लिए मिलेगी। उससे जो है हमारे जो आगे आने वाले फ्यूचर अपग्रेडेशन, 5th जनरेशन 6th जनरेशन जो फाइटर प्लेन होंगे उसमें हमें सहायता मिलेगी। दूसरा फायदा हमको ये हो रहा है कि इसमें जो हमें प्रीडेटर ड्रोन्स मिल रहे हैं 31 आने वाले, तो हमारा जो सर्विलेंस और दूसरी एक्टिविटीज एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के उसमें काफी हमारी मारक क्षमता में वृद्धि होगी। तीसरी बात जो ये है कि यहाँ पर हम जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में प्रोडक्शन भी जो है वो होगा। अब ये टीओटी विद प्रोडक्शन का सबसे बड़ा इसमें दो तरीके होते हैं कि एक तो जो प्रिंसिपल कंपनी है उसकी यहाँ पर इंडियन कंपनी बनेगी, और दूसरा होता है ऑफशूट्स होते हैं, उसमें कई जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडियन कंपनीज जो हैं वो डिफेंस कॉरिडोर और दूसरे हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इससे हमारा मार्केट भी डेवलप होगा, डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप होगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो ये बढ़ा जा रहा है। तीसरा इशू होगा कि जब यहाँ पर हमारे पास में यूथ है, हमारा लेबर चीफ है और इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनको दे रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो अमेरिका के मुकाबले उसी कंपनी की, इंडियन कंपनी के साथ, जैसे हमारी दूसरी कार ऑटोमोबाइल्स वगैरह में हो रहा है, ये कॉस्ट काफ़ी कम होगी। तो इससे जो है एशिया में और दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट में जो है भारत को भी फायदा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो इसमें हमारे डायलॉग में हुआ है ये है कि जो नेवल शिप्स के मेंटेनेंस का सवाल है। जो शिप्स के मेंटेनेंस जो है वो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जो है भारत में डेवलप करेगा। तो उसकी वजह से क्वाड और दूसरे जितने भी देशों में अमेरिकन प्रोडक्ट्स गए हैं, शिप्स वगैरह, वो सारे हमारे यहाँ रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी आएंगे। तो उनको इसमें बहुत ज्यादा फायदा बाइडेन साहब और मोदी जी की जो बायलैटरल टॉक हुई है उससे डिफेंस सेक्टर में और हमारी इंडस्ट्रीज को भी ग्रोथ मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी। ठीक है, मैं सुमित झा आपके पास आ रहा हूँ। सुमित झा, कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि G20 की जितनी भी बैठकें होती हैं ऊपरी तौर पर देखें तो ये तड़क भड़क और सजावट इसमें ज़्यादा होता है, और इसमें जो प्रस्ताव रखे जाते हैं उसकी कोई बाध्यता नहीं होती है सदस्य देशों पर। वो कहते हैं कि पेरिस समझौते के बाद देख लीजिए कुछ नहीं हुआ। 2021 में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बड़ी चिंता जताई गई, लेकिन 2022 के जो आंकड़े थे वो बताते हैं कि कोयला आधारित बिजली उत्पादन उसके 1 साल के बाद नई ऊंचाई पर चली गई। तो इसमें जितने प्रस्ताव पास होते हैं या सहमति बनती है, क्या वो धरातल पर मूर्त रूप ले पाती हैं?
आपके बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ। ये एक बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि जो कुछ प्रस्ताव पास आज हुआ है या पहले होता रहा है उस पे अक्षरशः काम हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। और ये एक चिंता का विषय है। डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहा गया कि उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करने में, कि किस तरीके से उनके अर्थव्यवस्था में एक नई ताकत आए, किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है तो क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए जो फॉसिल फ्यूल की बात की रही है कि हम उसको उसमें निर्भरता को कम करें। इन तमाम बातों में डेवलप्ड कंट्रीज से ये अपेक्षा की गई कि वो जो इंटरनेशनल असिस्टेंस की बात करें जो प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, वो अब तक नहीं हुआ, उस पर डिफ़ॉल्टर साबित हुए हैं। और ये एक चिंता का विषय है। लेकिन फिर महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ आज की तारीख में, याद रखिए 2018 से 2008 से ये समिट्स होना शुरू हुआ G20 का। 1999 की ये समिट, ये गठबंधन बना, ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय 2008 वो दौर था जब पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी, पूरी मंदी से वॉशिंगटन में वो बैठक हुई थी। और ये भी याद रखिए ये कोई आउट ऑफ विलिंगनेस से ये नहीं बना, ये कंपल्सन से जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ आने के लिए मजबूर हुए। मैं तो ऐसे इस तरीकों की देखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल मिला के आज जब भारत जैसा देश, ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया हो और तमाम डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो ताकतवर बनते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर डेवलप्ड कंट्रीज भी डेवलपिंग कंट्रीज पर काफ़ी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में G20 की जो समिट है वो एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी और भी बातें हैं। ये बात कहना ठीक है कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, और जैसा दिख भी रहा है। लेकिन जब आर्थिक सहयोग तभी होगा जब हम ये कह रहे हैं कि रूस को सीधे सीधे आड़ो हाथों नहीं लिया गया है इस प्रस्ताव जो पास हुआ है आज, तो ये याद रखिए यूक्रेन वार का जिक्र हुआ है। ये नहीं कहा गया है रूस के जैसा रूस ने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन है। इस प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यूक्रेन वार चल रहा है, और ये सबसे बड़ी जीत है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रशिया को अलग थलग करने में ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि इस तरीके की बात कही गई। उसी शब्दों के साथ यह भी कहा गया है कि सारे देशों को यूएनओ का जो चार्टर है उसका पालन करना चाहिए, और जिसका मतलब यह है कि दूसरे देशों पर आक्रमण मत करिए। और ये तमाम बातें चीन और रशिया के तरफ सीधा सीधा इंगित कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या हम क्या आज की तारीख में हेल्थ पर या इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम जो फेयर हो, इन तमाम बातों पे कोई गतिरोध दूसरे देशों के साथ गतिरोध नहीं है। सिर्फ चीन को लीजिए तो इंटरनेशनल लॉ को मानने के लिए तैयार नहीं है, रशिया इंटरनेशनल लॉ को मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रांसपेरेंसी चीन के ट्रेड है पूरी दुनिया के साथ, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस पर सवाल है। इंडो पैसिफिक में साउथ चाइना सी को लीजिए, वो मुद्दा है। ताइवान को कल को वो ढेकार जाए, इस मुद्दे पे चुनौती है। और इन तमाम बातों पर अगर G20 सिर्फ ये कह दे कि ये संगठन जो है वो आर्थिक मामलों को सिर्फ देखने के लिए, और फिर एक ही दूसरे शब्द में ये कहे कि अंतर्राष्ट्रीय इस जो यूक्रेन में कुछ हो रहा है उसका प्रभाव पर ये आर्थिक व्यवस्था पे पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पे पड़ रहा है, तो ये समझा जा सकता है। लेकिन समझने भर से काम नहीं होगा। उस प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख हो तभी पूरी राजीव नयन सर, इस समिट के दौरान ग्लोबल साउथ के लीडरशिप की भी बात हो रही है, जिसको लेकर भारत प्रयासरत है। क्या उसमें कामयाबी मिल पाई है? हमें एकदम कामयाबी मिल पाई है। अगर आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट जिसकी अभी चर्चा चल रही है, तो उस चर्चा में आप देखेंगे कि और जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जब एड्रेस करी थी मीडिया को, अगर उस समय का भी आप देखेंगे, उस समय का क्षण भी, तो आप पाएंगे कि जितने सारे इनिशिएटिव्स उसमें उल्लेख किए गए हैं, उस सब का सब कहीं ना कहीं से वो डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में उसकी चर्चा की गई है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए किस तरह से ये पहलू या दूसरा पहलू क्या कितना कारगर होगी। तो देखिए, भारत ने अपना एजेंडा, अगर आप पूरे उस पर भी देखेगा तो स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि किस तरह से डेवलपिंग वर्ल्ड चीजें, हम ग्लोबल साउथ भी कहा करते हैं, वो आगे आ रहे हैं। चाहे वो बैंकिंग रिफॉर्म्स का लेकर है, चाहे अभी बात की जा रही थी क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही हो, चाहे कितना भी है, सारी चीजों में आप पाएंगे कि चाहे ट्रेड का फैसिलिटेशन की बात हो रही है, उस सब में ग्लोबल साउथ की एक भूमिका मानी गई। डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात की गई है, फूड सिक्योरिटी की बात की गई है। ये सब के सब एजेंडा देखिए ग्लोबल साउथ को ही ध्यान में रख के किए जा रहे हैं। कैसे फ्यूचर का फाइनेंस किया जाएगा उसकी भी चर्चा की गई है।
तो ये सारी बातें, उसके अलावा जो एक संस्थागत बात हुई है, जो भी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, अफ्रीका यूनियन को अंदर लाने का, और अफ्रीका यूनियन के अंदर आ जाने से देखिए एक बहुत बड़ी जीत ग्लोबल साउथ की हुई है। अब G20 को अब G21 अब कल से अब कहना शुरू कर देंगे, और इस जिस G21 में जो अफ्रीका के 55 देश जो शामिल है, उनका उससे ज्यादा ग्लोबल साउथ कौन होता है? 55 देश एक साथ अब लेकर आ रहे हैं इस प्रक्रिया में, जिसे कभी कहा जाता था कि जो वेस्टर्न ऑर्डर ने राइजिंग इकोनॉमीज को एकोमोडेट किया है, अभी देखिए अब इसने ग्लोबल साउथ को भी एकोमोडेट कर लिया है। अब कब तक इसे वेस्टर्न ऑर्डर कहते हैं, ये भी एक सोचने की बात है। इसमें साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है, वह भी ग्लोबल साउथ के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। ये सारे तमाम बिंदु जो है सो ग्लोबल साउथ के लिए ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और देखिए, जब तक ग्लोबल साउथ को आप जोड़ेंगे नहीं पूरी के पूरे विश्व अर्थव्यवस्था से, विश्व प्रक्रिया से, तो आपका जो भी स्थायित्व देने की बात विश्व भर में आप सोच रहे हैं वह नहीं आ सकता है। तो इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण इस हमारे भारत की प्रेसिडेंसी में इस पर ध्यान दिया गया शुरू से ही, और शुरू से इस बात पर जोर दिया गया कि हम इस पर काफी जोर शोर से काम करेंगे, और हमें इसमें काफी उपलब्धि सफलता हासिल हुई है। ओपी तिवारी सर, क्वाड की बात हो रही है, और जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने इस विषय पर बातचीत भी की है, और जो खबरें उसके मुताबिक उनको अगले साल रिपब्लिक डे पर इनविटेशन भी उनको दिया गया है। क्या क्वाड देश, जितने भी क्वाड के मेंबर्स हैं, वो रिपब्लिक डे पर अगर हिंदुस्तान आते हैं तो सीधा संदेश किसे जाने वाला है? देखिए, क्वाड एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए बनाया था? खाली चाइना को काउंटर करने के लिए। अब जो क्वाड को हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्वाड को भारत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज भारत का ही जो है अपना बॉर्डर लाइन है चाइना से मिलता है, और भारत एक सक्षम देश है जिसको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। ये क्वाड के सारे देशों को मालूम है और इससे पूरी तरीके से सहमत है। तो क्वाड को बुलाना एक डायरेक्ट इंडिकेशन है चीन के लिए कि जो भी ये बंदर घुड़की, जैसे एक हमारे यूपी में कहावत है, बंदर घुड़की जो करता रहता है बीच में, ये उसको बंद करना पड़ेगा। बिकॉज जब एक्चुअल वॉर होगी, कुछ होगा, तो इसका रिजल्ट बिल्कुल ही अलग होगा। उनके जो चॉकलेट सोल्जर्स हैं, जो इक्विपमेंट है, लेकिन उनके जवानों में मोटिवेशन नहीं है जो कि हमसे लड़ सके। ये दिखा चुके हैं, कई बार वो कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसका जवाब उनको मिल चुका है। हाउएवर कुछ यहाँ पर मीडिया बताती रहती है कि वो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत तगड़े